जहांगीर तरीन साहब एक मरतबा फिर से खबरों की जीनत बन गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सामने आ गई हैं उनकी चीजें। देखिए जी, अपना दावा तो नहीं करना चाहिए, मगर पेशगोई करने में बहुत ज्यादा नहीं हिचकिचाना चाहिए। जो बाइडेन के मामले में लोग हिचकिचाते रहे, हमने कहा था जीत जाएगा, अंदाजे गलत भी हो जाते हैं, कोई बात नहीं। तहरीक इंसाफ के अगर मेजॉरिटी न भी हुई तो आजाद उम्मीदवार उसके साथ जाएंगे। जब पूरे सूबे का रुझान जो है, वैसे तो आपको पता आबादी कितनी है, लाहौर के 3 महलों के बराबर है। जौहर टाउन और अलामा इकबाल टाउन और गुलबर्ग ज्यादा से ज्यादा, इनको मिला लिया जाए अव्वल तो जौहर टाउन और अलामा इकबाल टाउन के बराबर होगी। जब सारे सूबे का रुझान ही मरकज की तरफ है तो आजाद उम्मीदवार कहाँ जाएंगे? और जहांगीर तरीन साहब होते तो जरा ज्यादा आसानी से हो जाता। ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अरुण साहब, जो तरीन साहब की बातें सामने आई हैं, कुछ आपकी बात हो सकी कितनी मनी लॉन्ड्रिंग हुई या नहीं हुई? कोई बात हो सकी आपकी किसी अथॉरिटी से? जी, पूरी कहानी ये है कि एक कमेटी है, ठीक से नाम मेरे हाथ में रहा नहीं उसका, वजारत खजाना की। वो इंटेलिजेंस जमा करती है, मॉनिटरिंग करती है उन लोगों के बारे में जो टैक्स पे नहीं करते पूरा या सिरे से पे नहीं करते, और वो मेरा ख्याल है बैंकों से भी मालूमात हासिल करते हैं। तो 600 केसेस उन्होंने भेजे, जिसमें 6000 बैंक अकाउंट थे। यानी एक आदमी के, कंपनी के 20 अकाउंट भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। उसमें ये 2 केस भी थे, जहांगीर तरीन और अली तरीन का भी, और जनाब शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे सुलेमान को कहते हैं ना थोक फरोश है, हमजा परचून फरोश है, हमजा थोक अपना सुलेमान थोक फरोश है। अब वो बाप बेटा तो जेल में है और सुलेमान तो भाग गया, वो उनका कमजोर नुकता था, उसे भागने का मौका दिया गया मेरा ख्याल। और बहुत खुश थे उस पे नून लीग के लोग, जो हमारा कमजोर पॉइंट था तो उसे हमने फरार करा दिया। वालिद साहब जेल में हैं, दूसरे भाई जेल में हैं। अली तरीन की और जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी मुझे मुश्किल नजर आती है, इसकी ऊपर से मंजूरी लेनी होगी। अच्छा। इस तरह के मामलात में सियासी रसूख कुछ न कुछ उसका अमल दखल होता है, और जहांगीर तरीन के सब बार रसूख लोगों से मरासम है। मुश्किल होगी लेकिन नामुमकिन नहीं है। कायदे की बात तो यह है कि गिरफ्तार होने चाहिए, मगर ये भी उनका हक है कि वो अदालत में चले जाएं और जमानत करा लें। और अदालतें इस तरह के मामलात में हम कह नहीं सकते कि क्या करेंगी, ये अदालतों पे मुनहसर होता है। अदालतें बाद औकात बहुत नरमी करती हैं, बाद औकात जरा सख्ती से काम लेती हैं, और हम जाहिर है अदालतों से कुछ कह नहीं सकते, कोई चीज तजवीज नहीं कर सकते। देखिए उसमें देखने 3-4 चीजें होती हैं। मुल्ज़म भाग तो नहीं जाएगा, भागने का तो खैर इनका कोई खतरा नहीं है, ठीक, या कोई कत्ल का मुल्ज़म हो, ये उस तरह का संगीन मामला नहीं है कि किसी को नुकसान ही ना पहुंचाए, या कोई निशानात मिटा देगा, ये तो नहीं मिटा सकते। जो टीम है FIA की, दूसरा अदारा भी उसमें शामिल है, ज्यादा तो काम FIA के अफसरों ने किया है। मैं जब वाजिद ज़िया बने थे, आपको याद है मैंने क्या कहा था? वाजिद ज़िया से कोई कसूरवार, अब वो कितना ही मुअस्सर हो, ये तवक्को न रखे कि वो नरमी करेगा। सही, ठीक है। दूसरा अख्तियार बचे हुए हैं। चलिए इस पे भी बात करेंगे अरुण साहब, मेरे पास बड़ा टाइम। जिन साहब ने तफ्तीश की, जिन लोगों ने, उनमें से एक ने मुझे बताया उसके 250 अरब के एहसास हैं। मैं कह नहीं सकता कि जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, लेकिन ये तो वक्त साबित करेगा। उनका तो मामला, इनका तो है 4 अरब 35 करोड़ का। ठीक है। उनके हैं 25 अरब रुपए, 25 अरब रुपए, और वो पापड़ वाले हैं, और कोई कुछ हैं, और कोई मुलाजमीन हैं, और कोई PN है, और वो सरीहन मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। चलिए इसके ऊपर अरुण साहब देखेंगे क्या होता है। वक्त बिल्कुल कम है मेरे पास अरुण साहब, एक दो और चीजें आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब एक धेले की करप्शन भी नहीं, वो ज्यादा धेलों की करते हैं अरुण साहब, करते हैं जिसे वो करप्शन नहीं। ठीक है। अच्छा अरुण साहब, गिरफ्तारी की बात आपने की, एक और गिरफ्तारी है जो साबिक MNA अब्दुल गफ्फार डोगर है, नून लीग से उनका ताल्लुक है। हुकूमत के ऊपर इल्जामात की बौछार हो रही है कि कुछ भी कर लें, ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर लें, इस हुकूमत को घर जाना होगा, मुल्तान का जलसा मुकर्ररा वक्त पर होगा। अच्छा, वो मैंने तो नहीं देखा उन पे इल्जाम क्या है। मैं तो गिलगित बल्तिस्तान के
जब सो पे उठा उस वक्त से लेके अब तक गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन देखता रहा। गैर कानूनी कब्जे के हवाले से उनके ऊपर इल्जामात है, धोखाधड़ी, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस किस्म के एलिगेशंस उनके ऊपर लगाई गई हैं। अब ज़हन में नहीं रहा वहाँ, वरना ऐसे अखबार में मौजूद हैं मुल्तान में जो सच बोलने वाले हैं, जो बाखबर भी हैं, इनसे कहें अगर खालिद मसूद खान मिल सकते हैं तो अभी वक्त कम है, अगर वो मिल जाए तो आपको बिल्कुल सही पोजीशन बता देंगे। हम देख लेंगे, प्रोड्यूसर साहब कोशिश कीजिए अगर मुमकिन कोई ताल्लुक नहीं है उसकी गिरफ्तारी से। वो कितने आदमी ले आता, कितने हजार आदमी वो ले आता। लोग तो वैसे भी बसों में लाद कर दूसरे शहरों से लाए जाएंगे। गुजरावाला में तो मकामी शहरी नहीं गए, कराची में तो मकामी शहरी नहीं गए, किसी क्वेटा में किसी जगह मकामी शहरी तो बराए नाम थे। तो वो जो मैले कपड़ों वाले और टूटे जूतों वाले हैं वो तो जलसों में नहीं जा रहे, कोरोना है। इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान साहब ने बड़ी जिम्मेदार गुफ्तगू की और बिल्कुल बजा उनकी तरफ से कहा गया। और जिस तरह धांधली का शोर ऑपोजिशन कर रही है, उन्होंने धांधली फ्री इलेक्शन इसे करार दिया गया। नतायज कुछ भी हों, क्या ऑपोजिशन इन नतायज को खुश उसलूबी के साथ कबूल कर लेगी हारून साहब? कभी किसी ने कबूल किया है आज तक? इमरान खान साहब ने कबूल किया था। इमरान खान साहब ये कैसा कहते थे, देखिए धांधली तो 1913 में भी हुई, 2013 में भी, 2018 में भी हुई, महदूद धांधली हुई, इसमें कोई शुबा नहीं है। पोलिंग स्टेशनों पे नहीं हुई थी, कराची में हुई थी, देही सिंध में हुई थी पोलिंग स्टेशनों पे, बाकी शाज कहीं हुई थी। 2013 में नून लीग ने पटवारियों से, तहसीलदारों से, स्कूल के अमले से, बलदती अदारों के अमले से काम लिया, रुपया भी ज्यादा खर्च किया। मगर इमरान खान ये समझते थे और आखिरी वक्त तक समझते रहे कि मैं जीत रहा था। जीत वो नहीं रहे थे, उन्होंने टिकट ठीक नहीं दिए थे, उन्होंने माना था। तो नून लीग कैसे माना है, अब कैसे मानेंगे? अब पीपल्स पार्टी तो ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि हमें फ्री हैंड मिल गया, सभी को फ्री हैंड मिला, फ्री हैंड मिल गया है और पुराने कारकुनों को हमने घरों से निकाल लिया है और हमारी खिदमत उनकी थी, तरक्याती काम नहीं किया। तो तरक्याती काम करना बड़ा मुश्किल है, वो तो सिंध में भी नहीं किया उन्होंने। जब पैसे जहां बनते हो वहीं वो करेंगे। आजाद कश्मीर में भी यही सूरत हाल रही थी। तो मानेगा कोई नहीं। बाकी ये है कि जितनी जिसकी बसात है, वैसे तो इलेक्शन ओवरऑल मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर इलेक्शन तो नहीं है। बाकी तफसीलात आ जाएगी तो अंदाजा हो जाएगा, इससे बेहतर इलेक्शन तो मैंने तो नहीं देखा। ठीक है, लेकिन हारून साहब मुझे आप ये बताइए, कोई सवाल है जिसका उन्होंने जवाब न दे दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने? 3 सवाल किए गए, तीनों का उन्होंने नहायत उम्दा जवाब दिया और खामोश होना पड़ा अखबार में। बिल्कुल वही बड़ी जिम्मेदार गुफ्तगू की। हारून साहब, सबसे बड़ा जो एक वादा किया है पीपल्स पार्टी और नून लीग या फिर पीटीआई, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के हवाले से बात की है। तो ये सूबा बनेगा या फिर यहाँ पर भी बात वादों तक रह जाएगी जो कभी वफा नहीं होते? किसी का बाप नहीं रोक सकता सूबे को। अपोजिशन की सारी पार्टियों ने एग्री किया है और पीछे हटेंगी तो तबाह हो जाएंगी सियासी तौर पर। इस्टेब्लिशमेंट उसके लिए तैयार है, सूबे की नोयत मुख्तलिफ होगी। देखिए वैसे तो सूबा बन ही गया था ना, यानी नीम सूबा तो बन ही गया, वजीर आला भी है, गवर्नर भी है, अदालतें भी हैं, लेकिन पूरे इख्तियारात तो नहीं दिए गए। सेनेट में अब नुमाइंदगी का सवाल है, आरजी सूबा बनेगा। उसकी वजह यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जब रायशुमारी कश्मीर का हिस्सा था ना, ये कश्मीर का हिस्सा तारीखी तौर पर रहा नहीं है। कश्मीर का हिस्सा तो मीरपुर भी नहीं रहा, पंजाब का हिस्सा था। पिछली सदी के शुरू में जब रूसी फौज के खतरा था, आमू तक पहुंच गई थी कि अफगानिस्तान को अबूर करके वो पहुंच जाएगी, इस इलाके बर्र सगीर में दाखिल हो जाएगी, तो मीरपुर का इलाका कश्मीर में शामिल कर दिया गया और मानसेरा जो कश्मीर का हिस्सा था उसे पख्तूनख्वा में शामिल कर दिया गया। उस वक्त तो पंजाब में शामिल किया गया, बाद में पख्तूनख्वा सूबा बना, पहले उसे सरहदी सूबा कहा जाता। तो गुजारिश ये है कि इससे बेहतर नहीं हो, बंदोबस्त नहीं हो सकता। आरजी सूबा बनेगा, सेनेट में उतनी नुमाइंदगी नहीं मिलेगी, कौमी असम्बली में मिलेगी, इख्तियारात मिलेंगे, कोई इससे पीछे नहीं हट सकता। ये पढ़े लिखे लोग हैं और अपने हुकूक से आशना हो गए हैं। आजादी हमेशा अपनी तकमील चाहती है।